नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भगत सिंह की 116वीं जयंती आज मनाई गई। ईद मिलाद के मौके पर भालकी में रक्तदान शिविर का आयोजन, 150 से अधिक युवाओं ने किया रक्तदान। देवेगौड़ा इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। टेकशील्ड साइबर स्पेयर सेंटर सुरक्षा को बढ़ावा देगा, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मणिपुर में बवाल जारी, डीसी दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़, गाड़ियां भी फूकी। नहीं रहे भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, 98 साल की उम्र में तमिलनाडु में निधन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। क्रांतिकारी भगत सिंह की 116वीं जयंती के तहत शहर के भगत सिंह सर्किल पर भगत सिंह के पुतले पर माल्यार्पण कर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर श्री शांता कुमार सांगलांगी ने संबोधित करते हुए कहा कि भगत सिंह का जन्म जरनवाला तालुक के बंगा नामक गांव में हुआ था। उनकी मां विद्यावती और पिता किशन सिंह, जो एक जीवन बीमा कंपनी में एजेंट के रूप में काम करते थे, ने युवावस्था में ही घर छोड़ दिया था और भगत सिंह ने अपने आखिरी दिन देश की आजादी के लिए जेल में बिताए। अपने मन अपना रुख कभी मत बदलो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा अंत तक लगाए। हम सभी को भगत सिंह के आदर्शों पर चलना चाहिए। उनके आदर्शों को विद्यार्थी जीवन में धारण कर समाज और देश के भविष्य के लिए कार्य करने का मार्ग प्रशस्त करें। इस अवसर पर जिला संयोजक शशिकांत, शहरी संगठन सचिव हेमंत, सिद्धार्थ भविदोड़ी, सतीश शिव कुमार, ओमसाय, दर्शन विशाल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। दानों में सबसे अच्छा दान रक्तदान होता है और इस प्रकार का दान कोई शुभ मौके पर किया जाता है तो ये और भी सराहनीय होता है। कुछ ऐसा ही भालकी में आज ईद मिलाद के मौके पर शहर के जाधव अस्पताल और बलाते अस्पताल में मिलादुन्नबी समिति भालकी और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आज ईद मिलाद के मौके पर युवाओं ने रक्तदान कर ईद मनाई। इस शिविर में लगभग 150 से अधिक युवाओं ने भाग लेकर रक्तदान किया। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने अपने 58वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मानद डॉक्टरेट प्राप्तकर्ताओं को शॉर्टलिस्ट करने के लिए गठित समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यपाल और चांसलर थावरचंद गहलोत को भेजी, जिन्होंने गौड़ा और सोमनाथ के नामों को मंजूरी दी। दीक्षांत समारोह जो पहले 29 सितंबर को निर्धारित था, कर्नाटक बंद के कारण स्थगित कर दिया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि एक नया दीक्षांत समारोह कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। गृह विभाग शीर्ष आईटी कंपनियों के सहयोग से बेंगलुरु साइबर स्पेयर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की योजना बना रहा है, जो सुरक्षा बढ़ाने और साझेदारी को बढ़ावा देने की एक पहल है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने टेक फ्यूजन सनराइज शिखर सम्मेलन के दौरान कहा कि इस पहल के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। शिखर सम्मेलन में डीजी और आईजीपी आलोक मोहन, बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के माध्यम से साइबर स्पेयर इनोवेशन लैब एक इनोवेशन हब स्थापित करेगी, जो कानून प्रवर्तन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ाएगी। इसके अलावा गृह विभाग के भीतर आईटी उद्योग के साथ ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने से सुरक्षा उपायों और रणनीतिक पहल में वृद्धि होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान आउटर रिंग रोड कंपनीज एसोसिएशन ने ब्रांड बेंगलुरु ढांचे का भी प्रस्ताव रखा और साइबर अपराध, यातायात और बुनियादी ढांचे से संबंधित चिंताओं को सामने रखा। साइबर स्फेयर सेंटर फॉर एक्सीलेंस में कौशल विकास और सामुदायिक सहभागिता पहल शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है और नागरिकों और कानून प्रवर्तन के बीच विश्वास बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। प्राथमिक लक्ष्य का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की करीबी निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी में प्रगति करना है। लोकसभा चुनाव से पहले कोडागू में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहां तीखा हमला हाल ही में विराजपेट में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में शुरू हुआ, जिसमें कोडागू मैसूरू के सांसद प्रताप सिम्हा और विराजपेट के विधायक एएस पोन्नाना
ने भाग लिया। सांसद प्रताप सिम्हा ने हाल ही में विराजपेट में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में घोषणा की थी कि भाजपा सरकार ने कोडवा विकास निगम को 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हालांकि विराजपेट विधायक ने सांसद को टोकते हुए आरोप लगाया कि आज तक निगम तक कोई फंड नहीं पहुंचा है। इस सार्वजनिक टकराव के बाद पार्टी कार्यकर्ता अब मौखिक मतभेद में शामिल हो गए हैं। मधुकेरी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता संकेत पुवैया ने आरोप लगाया कि 2 बार के सांसद प्रताप सिम्हा संसद में कोडागू की आवाज बनने में विफल रहे हैं। कोडागू में दर्जनों समस्याएं हैं। कॉफी उत्पादक संकट में है। हाथी मानव संघर्ष जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। ऋण राशि चुकाने में असमर्थ होने पर किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने की भी घटनाएं हुई है, लेकिन सांसद प्रताप इन मुद्दों को संसद में उठाने में विफल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रताप केवल चुनाव के मौके पर कोडागू आए थे और लोगों की भावनाओं और धर्मों के आधार पर भाषण देते हैं। जिले में रेलवे लाइन और उन्नत सड़कों का उनका वादा अधूरा है। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने के विरोध में दक्षिणी राज्य कर्नाटक शुक्रवार को 1 दिवसीय राज्यव्यापी बंद का गवाह बनने जा रहा है। कन्नड़ समर्थक समूहों के एक व्यापक संगठन कन्नड़ ओक्कुटा द्वारा बुलाया गया ये बंद मंगलवार को आयोजित बेंगलुरु बंद के बाद आया है, जिसे आंशिक प्रतिक्रिया मिली। बंद कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए प्रभावी रहेगा। किसान और कन्नड़ समर्थक समूह राज्य भर के अन्य स्थानों के अलावा टाउन हॉल से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक एक विशाल विरोध जुलूस निकालने के लिए तैयार है। कल पूरे राज्य में परिवहन और यात्रा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने संवाददाताओं से कहा है कि वे राजमार्गों, टोल गेटों, रेल सेवाओं और यहां तक कि हवाई अड्डों को भी बंद करने की कोशिश करेंगे। कार्यालयों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी कल बंद रहने की संभावना है। कर्मचारियों से बड़े पैमाने पर घर से काम करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और बैंकों सहित आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होने की संभावना है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403
बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मणिपुर में 2 छात्रों की मौत को लेकर चल रहा हिंसक प्रदर्शन गुरुवार की सुबह भी जारी रहा। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ ने इम्फाल वेस्ट में एक डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में तोड़फोड़ की और 2 गाड़ियों में आग लगा दी। सूबे की राजधानी में छात्रों की अगुवाई में यह हिंसा मंगलवार को तब शुरू हुई जब जुलाई में लापता हुए एक लड़के और लड़की की लाशों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अधिकारियों ने बताया कि बीती रात उरीपोक ये स्कूल, सगोलबंद और टेरा इलाकों में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के कई गोले छोड़ने पड़े। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकने के लिए टायर जलाकर सड़कों को जाम कर दिया। उन्होंने बताया कि भीड़ ने डीसी दफ्तर में तोड़फोड़ की और 2 गाड़ियों को फूंक दिया। सीआरपीएफ के जवानों ने किसी तरह हालात को काबू में किया। इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट जिलों में सुरक्षा बलों के हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के बीच कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया है। इन प्रदर्शनों में मंगलवार से लेकर अब तक 65 प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि धोबल जिले के खोंगजाम में बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। मणिपुर पुलिस ने एक बयान में कहा कि भीड़ ने पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया और उसमें आग लगा दी, जबकि एक पुलिसकर्मी से मारपीट की और उसका हथियार छीन लिया। उसने कहा कि ऐसे अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। छीने गए हथियारों को बरामद करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। मणिपुर के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुरक्षा बलों से लड़कों पर मनमाने ढंग से लाठीचार्ज न करने, आंसू गैस के गोले न छोड़ने और रबड़ की गोलियां न चलाने की अपील की है। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उन्होंने तमिलनाडु में अंतिम सांस ली। उनका पूरा नाम मनकोम्बू संबासिवन स्वामीनाथन था और उनका जन्म साल 1925 में तमिलनाडु राज्य के तंजावुर जिले में हुआ था। स्वामीनाथन को एक कृषि विज्ञानी और प्रशासक और मानवतावादी माना जाता है। उन्होंने धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सुनिश्चित करने में मदद मिली कि भारत के कम आय वाले किसान अधिक उत्पादन करें। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बाद में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक 1979 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया। साल 1949 में स्वामीनाथन ने आलू, गेहूं, चावल आनुवंशिकी पर शोध करके अपना करियर शुरू किया था। भारत इस वक्त बड़े पैमाने पर अकाल के कगार पर था। देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी। स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म के बीज विकसित किए। उन्होंने हरित क्रांति की सफलता के लिए 1960 और 70 के दशक के दौरान सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम सहित कृषि मंत्रियों के साथ काम किया ताकि गेहूं और चावल की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि लाई जा सके। और आज वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ गए हैं, जिसकी पूर्णता कभी नहीं की जा सकती। केपी न्यूज की पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि देती है, उन्हें नमन करती है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर विवादों में घिरे लोकसभा सदस्य रमेश पिधुड़ी को चुनावी जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने रमेश पिधुड़ी को राजस्थान के टोंक जिले में चुनाव संबंधी जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी ने संसद में दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए पिधुड़ी को इनाम दिया है। कपिल सिब्बल ने अपनी पोस्ट में कहा कि बीजेपी नफरत के लिए इनाम देती है। संसद के विशेष सत्र में दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने के लिए पिधुड़ी को इनाम दिया गया है। बीजेपी ने पिधुड़ी को राजस्थान के टोंक जिले का प्रभारी बनाया है। टोंक में मुस्लिम आबादी 29.25% है। ये राजनीतिक लाभ के लिए नफरत का प्रतीक है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीती रात एक्स पर पोस्ट किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब है इनका बकवास। टोंक जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिनमें से एक से कांग्रेस नेता सचिन पायलट विधायक है और वह भी गुर्जर समुदाय से आते हैं। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि पिधुड़ी की जिम्मेदारी जिले में पार्टी के चुनाव प्रभारी के रूप में होगी। पिधुड़ी ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि जयपुर में टोंक जिले के लिए हुई समन्वय समिति की बैठक में वो शामिल हुए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी उस बैठक में मौजूद थे। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद पिधुड़ी की पिछले हफ्ते लोकसभा में अली के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के बाद पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
चर्चित मणिपुरी फिल्म अभिनेता राजकुमार कैकू उर्फ सोमेंद्र ने मणिपुर में हुए 2 युवा छात्रों की निर्मम हत्या पर रोष प्रकट किया। इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा जातीय संघर्ष से निपटने में राज्य सरकार अक्षम है। बता दें कि सोमेंद्र के इस्तीफे के बाद राज्य के शीर्ष नेताओं द्वारा उन्हें अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया गया। राजकुमार कैकू कुकी फिल्मों सहित 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। राजकुमार ने साल 2019 में इम्फाल पश्चिमी जिले के थांग में बंद क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि इस दौरान वे बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े हुए थे। 2021 में वो भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले साल मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में राजकुमार ने बतौर अभिनेता चुनाव प्रचार के दौरान काफी भीड़ जुटाई थी। पार्टी ने 60 सदस्यीय सदन में 32 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। अपना इस्तीफा देते हुए राजकुमार ने कहा कि मेरी प्राथमिकता पहले जनता फिर पार्टी है, इसलिए मैंने इस कठिन समय में जनता से जुड़ने के लिए अपना दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि यह देखना निराशाजनक है कि सरकार ने पिछले 4 महीने से अधिक समय में राज्य में जारी अव्यवस्था को ठीक करने के लिए अभी तक सक्रिय कदम नहीं उठाया है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। करीब 30 सालों की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार अजरबैजान ने फिर से नारगोर्नो काराबाख पर कब्जा पा लिया। अभी तक ये शहर आर्मीनिया के अधीन था। यहाँ आर्मीनिया के सैनिकों का शासन था, मगर पिछले कई सालों से आर्मीनिया और अजरबैजान में नारगोर्नो और काराबाख के लिए भीषण जंग हुई। दोनों पक्षों की ओर से हजारों सैनिकों और लोगों की जाने गई। अब जाकर अजरबैजान ने नारगोर्नो काराबाख को अपने कब्जे में ले लिया, लिहाजा अब यहाँ की अलगाववादी सरकार भी शीघ्र ही भंग हो जाएगी।
नारगोर्नो काराबाग की अलगाववादी सरकार ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया कि 1 जनवरी 2024 तक खुद को भंग कर देगी। हाल ही में अजरबैजान ने अपने से अलग हुए क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए आक्रामक कार्रवाई की थी और नारगोर्नो काराबाग में आर्मीनियाई सैनिकों से अपने हथियार डालने तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूं ही नहीं कहा कनाडा खालिस्तान का गढ़ बन चुका है, बल्कि इसके पीछे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। एनआईए के ये दस्तावेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे कनाडा खालिस्तानी आतंकियों के लिए भारत विरोधी साजिशों का लॉन्चिंग पैड बन गया। एनआईए की जांच में साफ हो चुका है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल मुख्य तौर पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय से फंड इकट्ठा करता है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने कनाडा में अलग अलग शहरों में सिख रैलियों और प्रदर्शन के जरिए भी फंड इकट्ठा किया। इस फंड का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में किया गया। एनआईए ने अपनी तफ्तीश में सबसे बड़ा खुलासा ये किया कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का संबंध डॉन दाऊद इब्राहिम से भी है, जिसकी पुख्ता सबूत भारतीय जांच एजेंसी के पास मौजूद है। एनआईए की जांच में यह भी पता चला कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने दाऊद इब्राहिम के जरिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयब और इंडियन मुजाहिदीन की मदद से भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम दिया। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। रणबीर कपूर के एनिमल टीजर ने ट्विटर पर मचाई तबाही। अनिल कपूर बॉबी देओल के धांसू अवतार ने चुराई लाइमलाइट। अब समाचार खेल जगत से हैं। भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 66 रनों से हार झेलनी पड़ी। इसी के साथ भारत का क्लीन स्वीप का सपना अधूरा रह गया। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा बयान दिया। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। गोल्ड खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। आज सोने के भाव में आई बड़ी गिरावट। खरीदने से पहले जाने रेट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भगत सिंह की 116वीं जयंती आज मनाई गई। ईद मिलाद के मौके पर भालकी में रक्तदान शिविर का आयोजन। 150 से अधिक युवाओं ने किया रक्तदान। देवेगौड़ा इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को बेंगलुरु विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। टेकशील्ड साइबर स्पेयर सेंटर सुरक्षा को बढ़ावा देगा, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मणिपुर में बवाल जारी। डीसी दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़, गाड़ियां भी फूंकी। नहीं रहे भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, 98 साल की उम्र में तमिलनाडु में निधन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।